नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। साधना न्यूज पर शख्सियत सफ़र ज़िंदगी का हम ऐसे शख्सियतों को सामने लाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे व्यक्तित्व सामने आए जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें एक देश की सबसे बड़ी सेवा, अखिल भारतीय सेवा, और उसमें अगर कोई सिलेक्ट होकर और ज़िले में जाता है, बहुत सारी परिकल्पनाएं होती हैं, बहुत सारे प्रयास होते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। और वो जब ज़मीन पर उतारते हैं, वो अपने सपने जो उन्होंने सोचे हुए थे उसको जब ज़मीन पर उतारते हैं तो कैसा लगता है। और हमारे युवा, खासकर जो राज्य प्रशासनिक सेवा के, अखिल भारतीय सेवा के युवा अधिकारी हैं, वो ऐसे अधिकारियों से सीखते हैं कि काम कैसे किया जाए। 2011 बैच के आईएएस अधिकारी श्री दिनेश जैन साहब हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। इस समय शाजापुर के कलेक्टर हैं आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब। जी, हमारी कोशिश ये है कि हम हमारे दर्शकों को, देश भर के दर्शक ये जान सकें कि आप जब इस सेवा में आए थे और सेवा में आने के बाद बहुत सारी आपकी परिकल्पनाएं होती हैं, बहुत सारा प्रयास रहता है आपका कि हम ऐसा काम करेंगे। और जब आप इस सेवा में आ जाते हैं, क्योंकि आपने कई जिलों में काम किया है, आप इंदौर जैसे बड़े शहर में काम कर चुके हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई जिलों में आपने काम किया है। शाजापुर में आने के पहले आपने जो कल्पना की थी कि मैं कलेक्टर के रूप में ये काम करता हूं, आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आपकी सफलता के जो 5 मूल मंत्र हैं कि कैसे आप जनता के, मैंने देखा यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है, मैं आज जिले भर में कई जगह गया, तो जिस तरीके से सेटिस्फैक्शन है लोगों को, ये कैसे वो मूल मंत्र हैं आपके कि जनता आपसे संतुष्ट रहती है। देखिए उपाध्याय जी, नमस्कार। सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जैसे कि आपने बताया, ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। और हम लोग, मैं पहले राज्य प्रशासनिक सेवा में 1996 बैच का हूँ, तो मैंने 25 साल अपने इस सेवा में अभी पूर्ण कर लिए हैं। तो इसके पहले भी जब हम लोग एसडीएम्स और जॉइंट कलेक्टर के रूप में काम करते हैं, तो काफ़ी सारे जो हैं अनुभव प्राप्त हो जाते हैं कि कैसे इन सेवाओं में, चूँकि शुरू में तो जब एसडीएम के रूप में आपका कार्यकाल होता है तो चीज़ों को, शासन की योजनाओं को नज़दीक से समझने का एक अवसर मिलता है। और जो हमारे बॉसेस रहते हैं, तत्कालीन कलेक्टर्स, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। तो उसी समय फिर मन जो है अपना बनता जाता है कि जब मुझे कोई अवसर मिलेगा तो मैं कैसे लोगों की सेवा करूंगा। तो एक तो ये सेटअप हो जाता है। फिर प्रशासन में जो हम लोगों ने देखा है, सबसे प्राइम चीज़ ये है कि आपकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जो जनता के लोग हैं, आप एकदम ऐसे ना हो जाएं कि आप किसी बड़े पद पर हैं तो आप किसी से, कोई आपसे मिल ही नहीं पाए। तो अगर कोई भी व्यक्ति, आपकी उपलब्धता आसान होनी चाहिए कि वो अपनी बात आप तक पहुंचा पाए। तो अगर वो बात पहुंचा देगा तो फिर आपको अपने आप सिस्टम समझ में आने लगेंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन समझ में आने लगेगा। और कुछ टास्क होते हैं कि भाई हमको, जो अक्सर हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्रामीण लेवल के कार्य हैं, ग्रामों में वो चीज़ें हो रही हैं, शासन की योजनाएं जो ऊपर से चलकर नीचे तक जिनको ले जाना है, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। तो एग्जीक्यूशन में हम लोगों का थोड़ा फोकस रहता है कि ऐसा ना हो कि कागज़ में ही वो स्कीम रह जाए और आखिरी तक ना पहुंच पाए। तो एक तो मतलब फील्ड में भी आपका जाना ज़रूरी है। फिर आपके जो लोग हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, टीम, उनको पूरा मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। मतलब कि आपके मन में ये स्पष्टता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सी स्कीम को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको अपनी टीम को भी पूरी समझानी होती है, क्योंकि अगर उनको मोटिवेट कर देंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो फिर आपको लक्ष्य प्राप्त करने में सहूलियत होगी। तो इस तरह के मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं और रोज़ के चैलेंजेस हैं इस सर्विसेज में, कि जिनमें आपको अपना निर्णय लेना पड़ता है, किसी चीज़ में आपका डिसाइड करना पड़ता है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरी कोशिश करनी पड़ती है। जैन साहब, चूँकि डीएम की जो मर्यादा है उसके साथ
डीएम, बहुत सारे ऐसे सफल डीएम हमारे सामने आते हैं। हम कृपाशंकर शर्मा जी के साथ हमने पत्रकारिता की, और वो जब चीफ सेक्रेटरी थे उनके साथ जाया करते थे। बहुत सारे ऐसे हमने चीफ सेक्रेटरी देखे और डीजीपी देखे जो पब्लिक के लिए यहीं से निकल के कलेक्टर के रूप में जब वो बहुत लोकप्रिय होते थे, उनकी सर्व स्वीकार्यता होती थी। तो आपके को लगता है कि चूंकि ये जिला आपको मिला हुआ है, इस डिस्ट्रिक्ट में आप कलेक्टर के रूप में हैं, यहाँ चैलेंज ऐसे कौन कौन से हैं? क्योंकि मैं अभी कुछ और आपको यहाँ की चुनौतियों के बारे में जब आपसे बात करूंगा, आपको लगता है कि कौन से ऐसी चुनौती थी जब आप यहाँ आए, तो क्योंकि उसको स्मूथ करना बहुत ज़रूरी था। देखिए क्या है, यहाँ ये जो शाजापुर ज़िला है वो एग्रीकल्चर बेस्ड ज़िला है। यहाँ पे ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो किसान लोग हैं। तो मूलतः यहाँ किसानों की समस्याओं से रिलेटेड ज़्यादा मुद्दे होते हैं। किसानों की योजनाओं के ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। फिर चाहे वो उनके फसल उनकी बोनी से लेके फसल बीमा से लेकर इनकी अगर कोई राहत राशि वगैरह वितरण से लेकर, ये सारे इश्यूज़ यहाँ बड़े प्रोमिनेंट होते हैं। और लोगों के छोटे छोटे राजस्व संबंधी काम भी रहते हैं। तो मोस्टली तो ये एग्रेरियन ज़िला है, कृषि प्रधान है। तो यहाँ किसान यहाँ का मेन मतलब बेनिफिशियरीज़ है। तो हमें ये देखना होता है कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो बहुत अच्छे से हैंडल हो जाएं। उनके प्रतिनिधियों से आप लगातार बातचीत करते रहें। गाँव में भी हम लोग दौरे करते हैं तो वहाँ भी उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। और काफ़ी प्रोग्रेसिव भी हैं वो। कोई नई योजना आती है तो उसको भी वो लोग अडॉप्ट करते हैं। फिर जब अब पिछले 1 साल में तो ये है कि जब मैं आया था तब कोरोना का प्रकोप ज़िले में बढ़ना शुरू हो गया था। तो हम लोग काफ़ी टाइम, मतलब 3 महीने उस समय भी, जून 2020 में, जून जुलाई अगस्त 3-4 महीने तो उस समय हम लोग कोरोना कंट्रोल में रहे। और इस साल भी अभी 3-4 महीने जो हैं उसी में रहे। तो ये तो मेन चैलेंज रहा ही। लेकिन जो किसी भी ज़िले का बेसिक एक नेचर होता है, उसमें किसान ही हमारे जो हैं प्रमुख होते हैं। कुछ व्यवसाय भी हैं, बाकी हॉर्टिकल्चर के भी यहाँ हैं, काफ़ी संतरे के बगीचे हैं, काफ़ी लोग प्याज उगाते हैं, काफ़ी आलू की भी यहाँ खेती होती है। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ भी मतलब अब ज़िले के लोग आगे जा रहे हैं। जैन साहब, चूँकि आप इंदौर से आए हैं और वाणिज्यिक राजधानी कहलाता है इंदौर, और जैसा मुंबई है देश के लिए, ऐसा मध्य प्रदेश में इंदौर की बात की जाती है। तो आपकी क्या ऐसी योजनाएं हैं? चूँकि किसान हैं यहाँ पर, संतरे में बहुत प्रसिद्ध है, प्याज में बहुत प्रसिद्ध है। चूँकि आप जब से डीएम के रूप में यहाँ आए हैं उसके बाद 6 महीने 7 महीने निकल गए कोरोना वैश्विक महामारी में, लेकिन अब चूँकि आपको काम करने का अवसर मिल रहा है, तो क्या योजनाएं हैं? क्योंकि इनको बाजार नहीं मिल पाता है, एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर चीफ सेक्रेटरी महोदय हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो या प्रभारी मंत्री जी से भी मेरी कई बार बात हुई, इंदर सिंह परमार जी से बात हुई, वो इस पर कि इसको बाजार में कैसे उतारें, हम इनको कैसे बाहर लेके जाएं, तो इसकी क्या योजना है आपकी? देखिए, यहाँ अभी जो है संतरे में तो शाजापुर पहले से फेमस है, लेकिन अभी पिछले 1-2 वर्ष से संतरे में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं मौसम के बदलाव के कारण। तो उसमें हम लोग विशेषज्ञों की राय लेकर और संतरे को कैसे और आगे लेवल पर ले जाना है, इस पर काम चल रहा है। लेकिन एक जो बहुत अच्छी बात हो रही है, जो प्रोग्रेस हो रही है यहाँ पे, वो है कि यहाँ की जो प्याज है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जिला एक उत्पाद में भी हम लोगों ने प्याज को लिया हुआ है यहाँ पे। तो प्याज का उत्पादन यहाँ करीब 12,000 हेक्टेयर में होने लगा है और काफ़ी बड़ी संख्या में प्याज का उत्पादन और अच्छी क्वालिटी की प्याज है। तो उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की प्याज जो है बाहर बांग्लादेश तक एक्सपोर्ट हो रही है। हालांकि वो उसमें जो आप बता रहे हैं कि लोगों को सीधे लाभ इसलिए नहीं मिल पाता है कि अभी सीधे वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी वो किसी जैसे कलकत्ता वगैरह में जो लोग हैं, एजेंट्स हैं, उनके थ्रू करते हैं। तो अभी हम लोग एक्सपोर्ट सीधे कैसे हो सकता है, इस पे भी हम लोग प्रोग्रेसिव किसानों को ला रहे हैं। फिर यहाँ पे जो किसान हैं, हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया है यहाँ की जितने भी यहाँ गांव हैं जहाँ पे प्याज का रकबा ज़्यादा है, 100 हेक्टेयर से ज़्यादा रकबे वाले प्याज के गांव हैं, उन किसानों से बातचीत करके हम लोग प्याज के स्टोर हाउसेस बना रहे हैं। तो जो भारत सरकार का एग्री इंफ्रा फंड है, हमने उसमें 200 से ज़्यादा प्रकरण प्याज के स्टोर हाउसेस के उस पर अपलोड किए हुए हैं बना के, जिसमें अगर वो प्रकरण हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं बैंकों से
स्वीकृत हो जाएंगे। एक 50 मेट्रिक टन का जो प्याज का हाउस बनाते हैं उसमें करीब 6 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो अगर ये 200 हम लोग बनाएंगे, जब स्टोर हाउसेस 200 किसान अपने खेतों में बनाएंगे, तो उससे 10,000 मेट्रिक टन की एक क्षमता पैदा होगी। क्योंकि कोई भी ये जो इस तरह की कैश क्रॉप्स होती हैं उनमें अगर आपके पास स्टोर करने का साधन है तो ही आपको सही उसकी प्राइस मिलती है। अदरवाइज़ आपके पास अगर स्टोर करने की प्रॉपर साधन नहीं है तो आपको सस्ते में बेचना पड़ता है। तो इस बार भी हमारे यहाँ के किसानों ने जो 8-10 रुपये प्याज नॉर्मली बिकती थी वो बढ़ के 30-35 रुपये तक बिकी है। तो लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो हम लोग स्टोरेज पे बहुत काम कर रहे हैं इसमें, कि स्टोर अगर होगा तो फिर लोगों को लाभ होगा और वो बाहर भी अपनी प्याज को बेच पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले किसानों से सीधा संवाद किया था, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया था, फिर शिवराज जी ने किया था। उसमें उन्होंने एक बात हम लोगों से भी, प्रेस से भी कही थी कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में जो उत्पाद होता है उससे बनने वाले प्रोडक्ट के लिए भी हमारी प्लानिंग है और हम जल्द से जल्द कर रहे हैं। उसमें शाजापुर का नाम आया था और शाजापुर के जो स्थानीय उत्पाद हैं इससे बनने वाले प्रोडक्ट पे, चूँकि संतरे का जूस बनता है, संतरे को प्रिजर्व करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, तो इस पर भी कोई आपकी प्लानिंग है? नहीं, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री खाद्य उन्नयन एक योजना है जिसमें हम लोग कुछ केसेस बना रहे हैं, जिसमें कि ओनियन के पाउडर्स हैं, संतरे के भी प्रोडक्ट हैं, मतलब इनका प्रोसेस करके और इनकी वैल्यू एडिशन करेंगे। तो उसके भी प्रस्ताव हम लोगों ने कुछ तैयार किए हैं। ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, उन किसानों को बाहर ले जाकर दिखा भी रहे हैं कि वो देखेंगे एक बार कि वहाँ कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो इस पे भी काम चल रहा है ताकि वैल्यू एडिशन हो, थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ छोटे छोटे उद्योग बढ़ें। उसके लिए कुछ हम लोगों ने शाजापुर के आसपास की ज़मीनें भी तलाशी हैं, उसको इंडस्ट्रियल क्लस्टर के रूप में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ लोगों का ये मानना है और मैं भी इससे सहमत हूँ कि विकास सतत प्रक्रिया है और ये चलती रहती है। शाजापुर ज़िले में एक चीज़ के लिए और माना जाता है, शाजापुर ज़िला कम्युनल बहुत है और कम्युनल होने के साथ साथ यहाँ से पलायन बहुत होता है। चूँकि इंदौर लोग जाते हैं, आसपास के दूसरी जगह जाते हैं, गुजरात राजस्थान भी जाने की बात आती है कि वहाँ जाते हैं। पलायन रोकने के लिए, लोगों को रोजगार के लिए आपकी क्या योजनाएं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड होने से काफ़ी सारे मजदूर जो है, चूँकि आजकल एग्रीकल्चर के अलावा भी लोग व्यवसाय करना चाहते हैं या नौकरियां करना चाहते हैं, तो उस तरह की चीज़ें भी मतलब करने के लिए वो बाहर जाते हैं। इंदौर की भी चले जाते हैं मध्य प्रदेश में, कुछ गुजरात महाराष्ट्र भी जाते हैं लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेकर। तो कोशिश ये है कि यहीं उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाए। मतलब यहाँ हम लोग जो हमारा RCT करके बैंक का एक ट्रेनिंग सेंटर है, कुछ हम लोग प्रधानमंत्री कौशल विकास में भी जो है ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं लोगों को, उनमें थोड़ी आधुनिक ट्रेनिंग्स देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर लोग जाते भी हैं कुछ, वो अपना यहाँ भी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन के टाइम में हमारे बहुत सारी जो कंपनियाँ बाहर काम करती थी, जैसे सुजालपुर एरिया में आकर उन्होंने अपने कॉल सेंटर वगैरह एस्टाब्लिश किए हैं और वहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स तो यहाँ भी हैं और वो कोशिश कर भी रहे हैं। जैसे आपने ये नाम सुना होगा, जो चाय सुत्ता बार जो है, जिन्होंने बहुत सारी फ्रेंचाइजी करी हुई है, तो वो यही हमारे बोलाई गांव के हैं बच्चे। उन्होंने MBA किया है इंदौर से और उसके बाद और उन्होंने एक जो उनका कॉन्सेप्ट है कि वो उस चाय, एक्चुअली वो लोग चाय देते हैं कुल्हड़ में, तो वो कुल्हड़ बनाने का उन्होंने यहाँ बोलाई में डाला हुआ है। यहाँ से कुल्हड़ बनते हैं, तो वो करीब 1-2 लाख कुल्हड़ प्रत्येक माह बनाते हैं। वहाँ मशीनें उन्होंने लगाई हुई हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो उसका फ़ायदा भी है, चूँकि हम लोग इंदौर, उज्जैन और देवास ये इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास हैं, तो लोग सीखने में भी टाइम नहीं लगता है यहाँ के लोगों को। तो वहाँ एक तो वहीं के वहीं उनको स्किल मिल जाए, उस पर काम चल रहा है। और दूसरा, किसान जो हैं, जैसे सुजालपुर को हम लोग एक मॉडल हॉर्टिकल्चर ब्लॉक के रूप में डेवलप कर रहे हैं कि वहाँ पे कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स करेंगे, तो उससे भी रोज़गार पैदा होगा। मतलब कृषि में भी थोड़ा सा आगे साइड ऊपर तरफ ले जाने की कोशिश, तो ताकि कि पलायन भी नहीं हो, लोगों को यहीं रोज़गार मिले और थोड़ा आमदनी बढ़े, इस पे कर रहे हैं।
जान साहब, परिस्थितियाँ जो हैं आपके सामने, चुनौतियाँ बहुत हैं और बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। शाजापुर ज़िले अलग अलग बटा हुआ है, इधर हिस्सा अलग है, इधर हिस्सा अलग है। और इसमें चूँकि एजुकेशन के मामले में भी, चूँकि स्वास्थ्य और एजुकेशन के मामले में भी कहा जाता है कि विकास की जब मापदंड तय होता है तो उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य भी देखा जाता है। तो इस पर आपने कौन कौन से क्षेत्र में, चूँकि आपको आते ही साथ बीमारी चुनौती के रूप में मिली थी और लगातार 7 महीने, 1 साल में आपको 7 महीने ये बीमारियों से जूझना पड़ा, तो इस पर आप एजुकेशन और हेल्थ पर आपने क्या प्लान बनाए हैं? देखिए, हेल्थ में तो हम लोगों का जो हमारा स्ट्रक्चर है, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पर है और हमारे सुजालपुर में एक सिटी हॉस्पिटल है, 4 हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 15 हमारी PHCs हैं और उसके नीचे फिर सब हेल्थ सेंटर हैं। तो अभी जब हम लोगों ने सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सुजालपुर का जो हॉस्पिटल है उनको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए पूरी कोशिश की और वहाँ जो नंबर ऑफ़ बेड्स थी उनकी संख्या काफ़ी, मतलब जो हमारा 200 बेडेड हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, उसमें हम लोग कम से कम 300 बेडेड तक उसको ले गए। कोरोना के टाइम में लोगों का ऑक्सीजन की यहाँ कभी वो नहीं हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसंट्रेटर हमारे पास भरपूर थे, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जुटाई वहाँ पे। ऑक्सीजन की पाइपलाइन भी हम लोगों ने न केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में भी और जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे वहाँ तक हम लोगों ने डलवा दिए हैं। तो ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर की एक पर्याप्त संख्या की, मतलब 500-600 पेशेंट्स को भी हम लोग एक साथ देख सकते हैं। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पे हम लोगों ने काम किया है। अब हम लोगों ने यहाँ तक किया है इस अनुभव से लेते हुए कि जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनमें भी 5 बेडेड कम से कम, मतलब अगर किसी को भर्ती करना है तो वहाँ भर्ती हो सकता है, वहाँ ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है। मतलब उस लेवल तक के लोगों को सामान की व्यवस्था करी है और उनको ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की है। तो एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। दूसरा, हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी पूरा नेटवर्क तैयार किया है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, करीब 15 से 20 जो हैं छोटे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स हैं। तो उनकी भी क्षमताएँ बढ़ाई हैं कि हमें उनकी भी मदद मिलती है उसमें। बाकी जो हमारे जन स्वास्थ्य रक्षक वगैरह हैं, पूरे ज़िले में करीब 400 से ज़्यादा जन स्वास्थ्य रक्षक हैं, हम लोग उनको ट्रेंड कर रहे हैं ताकि अगर गांव में 4-5 गांव के बीच वो एक रहते हैं तो वो कम से कम प्राथमिक उपचार वो कर दें। तो इस मतलब हेल्थ में काफ़ी हम लोगों ने प्रयोग भी किए हैं और आगे भी कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना मतलब शासन की भी एक बड़ी मंशा है। ये सामने चुनौती, हाँ, इस तरीके चुनौती की भी है, चुनौतियां और आती रहती हैं। तो लगातार इस पे काम चल रहा है। दूसरा, हम लोग महिला बाल विकास विभाग की मदद से भी मतलब कुपोषण पे भी काम कर रहे हैं कि जो हमारे करीब 3000 से ज़्यादा बच्चे जो कि कुपोषण के उसमें आते हैं उन पे पूरी निगरानी करते हैं, उनका टीकाकरण ठीक से हो जाए, न्यूट्रिशियस फूड उनको मिल जाए, इस पे भी काम चल रहा है। तो मतलब और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको भी हम लोगों ने थोड़ा इकट्ठा किया है। जो हमारे आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स हैं उनका भी पूरा उपयोग किया है हम लोगों ने। आयुर्वेदिक के भी, जैसे यहाँ पर 10 आयुर्वेदिक के मेडिकल ऑफिसर हैं, उनको भी हमने गए हैं। मैंने सारी आयुर्वेदिक की हॉस्पिटल, यहाँ की जितनी डिस्पेंसरीज हैं उन पर मैं खुद गया हूँ, उनको अपग्रेड करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि मतलब लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का और उनका भी पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो वो काम भी चल रहा है और हम लोगों ने कोशिश की है कि कम से कम आयुर्वेदिक का जहाँ डॉक्टर अवेलेबल हैं वहाँ कम से कम 100 लोगों की पर डे की OPD होनी चाहिए, ऐसा टारगेट लेकर चलें, है ना। लोग उस तरफ भी जाएं, क्योंकि बहुत सारी प्रिवेंशन की काफ़ी चीज़ें उनके पास हैं, तो उस पर भी काम चल रहा है। शिक्षा में चूँकि माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे ही ज़िले के हैं, तो हम लोग मतलब उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा एक CM राइज में गुलाना में एक स्कूल ला रहे हैं, जो कि करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनाएंगे। उसकी हम लोगों ने ज़मीन जो है पूरी चिन्हित कर ली है, करीब 7-8 हेक्टेयर में वो बनेगा। रेसिडेंशियल स्कूल होगा, आसपास के जो 30-40 गांव के बच्चे वहाँ आएंगे, मतलब बच्चों की संख्या भी काफ़ी होगी और मतलब वो उत्कृष्ट एकदम, जिस तरह से नवोदय स्कूल का मतलब उससे भी आगे जाकर ये जाने वाला है। मतलब इसमें सभी फैसिलिटीज़ होंगी, सभी खेल कूद होंगे, लाइब्रेरीज़ होंगी, लैब्स होंगे,
अच्छे टीचर्स होंगे, तो ये पूरा मतलब, और एक और मतलब काला पीपल ब्लॉक में भी एक बनने वाला है। तो ऐसे दो वो सीएम राइज के स्कूल जो हैं प्लान किए हैं। इसके अलावा हम लोग जो हमारे जो काला पीपल और सुजालपुर क्षेत्र है, आपको मालूम होगा कि वहाँ जो प्राइवेट स्कूल्स भी जो हैं उनका एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब वो कंपटीशन में रहते हैं। और हमें बड़ी खुशी है ये बताने में आपको कि वहाँ के बच्चे जो हैं हमेशा 10th और 12th की मेरिट में रहते हैं काला पीपल क्षेत्र के। और वहाँ पीएससी यूपीएससी में भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो पहले से ही वो क्षेत्र काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में उस तरफ जागरूकता है। लेकिन अभी शाजापुर और मोमन बड़ौदिया क्षेत्र को हमें थोड़ा इसमें प्रयास करना है। तो निरंतर ये प्रयास चल रहा है कि बच्चों को एजुकेशन, अच्छी एक शिक्षा मिल जाए। हमारे माननीय मंत्री जी इसमें काफ़ी प्रयास करते हैं, लगातार रिव्यू कर रहे हैं, तो इस पे भी काम चल रहा है। स्वास्थ्य में जो हम लोग अभी 35 सब हेल्थ सेंटर हमारे स्वीकृत हुए हैं अगले 3 साल के लिए, हम लोगों ने उसकी ज़मीनें चिन्हित कर ली हैं। और हम इसी महीने में हमारी सारी जो हैं, अब क्योंकि क्या होता है किसी प्रोजेक्ट में फिर जो सैंक्शन होता है फिर उसके लिए 6 महीने लैंड ढूंढते रहते हैं। अब हमने स्वीकृत होते ही हम अभी उसकी तैयारी कर, हाँ, पूरी 35 जगहों के लिए हम लोगों ने भूमि का चिन्हांकन कर लिया है, अलॉटमेंट कर देंगे अभी इस महीने। तो योजनाओं में तेजी लाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जन साहब, एक ज़िले में हमेशा ये कल्पना होती है, और जो भी आते हैं, मैं लंबे समय से, चूँकि पत्रकारिता क्षेत्र में लगभग 28 साल से हूँ, मैंने कई कलेक्टर और कमिश्नर को देखा है, वो अपनी एक वो छोड़ देते हैं छवि उनकी उस ज़िले में। चूँकि आपका ये पहला ज़िला है, इसके बाद आप इंदौर कलेक्टर बने, भोपाल कलेक्टर बने, रतलाम कलेक्टर, बहुत बड़े बड़े जगह पे आप जाएंगे। क्या आपकी परिकल्पना है कि क्या ऐसा काम आप करें जो सरकार के लिए और प्रदेश के लिए? मैं सीएम साहब को इस मामले में बड़ा वो करता हूं कि मुख्यमंत्री जी किसी भी, अगर कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है तो सार्वजनिक रूप से मंच पे उसको अप्रिशिएट करते हैं और बताते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। तो आपकी क्या परिकल्पना है कि अपन कुछ ऐसा करें जो प्रदेश में और देश में मिसाल बने? देखिए, इसमें अभी जो प्रयोग किए अभी 1 साल में, कोरोना के चलते काफ़ी सारे प्रयोग किए हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि किसी भी जो है प्रशासक के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो लोगों से मतलब कम्युनिकेशन में हो, उसका संवाद होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक नया प्रयोग यहाँ किया था, जिसमें कि कोरोना काल में वैसे भी लोगों का आना जाना बड़ा कठिन था। तो हम लोग यहाँ से, मतलब मैं और हमारे ऑफिसर, हम लोग सारी ग्राम पंचायतों से हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। 326 ग्राम पंचायतें हैं यहाँ पे। तो जो है 10-10 ग्राम पंचायतों को 10 से 12 ग्राम पंचायतों को एक दिन में लेते थे। और जो है ये 11 बजे शुरू करके और 2-3 घंटे उसमें लगते हैं। हर ग्राम पंचायतों को हम लोगों ने वीसी से कनेक्ट करके, उन वहाँ पे उस एंड पे लोग होते हैं, सरपंच, सचिव और बाकी गांव के लोग होते हैं, उनसे एक एक से बात की है, उनसे पूरा डिटेल उनसे पूछते हैं भाई उनकी क्या प्रॉब्लम है, और गांव वालों की भी अपनी समस्या है, या फिर हमें जो उनको मैसेज देना है कि आपको कोरोना में क्या सावधानी रखना है, कि आपके यहाँ पेशेंट्स कितने हैं, तो आप होम आइसोलेशन ठीक से चल रहा है कि नहीं। मतलब एक ऐसा कम्युनिकेशन सेट किया कि जिससे मतलब लोग खुल के अपनी बात बताते हैं, और हमारे इस एंड पे हम लोग उनको पूरा नोट करते हैं। उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं कि साहब इसमें ऐसा होना चाहिए, तो उसको नोट करते हैं और उस पर फिर काम करते हैं। और अन्य विभागों के ऑफिसर को हमारे साथ रहते हैं, तो वो तभी, जैसे किसी ने बताया कि साहब हमारा ये हैंड पंप नहीं चल रहा है, हमारे यहाँ नल पानी की समस्या है, तो पीएचई के ई वहीं रहते हैं, तो वो फिर उस पर काम करते हैं कि भाई हम उनको बताते हैं कि भाई आपको जो है इस गांव की ये समस्या सॉल्व करनी है। तो एक कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा हमने पूरा 326 पंचायतों से हम लोग 2 बार बात कर चुके हैं, 2 राउंड बात कर चुके हैं। और इसमें जो है ये प्रोजेक्ट जो है नेशनल लेवल पे भी गया था। इसमें स्कॉच अवार्ड भी मिला, स्कॉच सिल्वर अवार्ड जिले को मिला ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। इसके अलावा जो है हमारे पास, चूँकि राजस्व की समस्याएं ज़्यादातर लोगों की आसानी से सॉल्व नहीं होती, मतलब ये देखा गया है कि राजस्व विभाग के लोग अन्य योजनाओं का तो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर देते हैं,
लेकिन जब आता है कि अरे वो पटवारी काम नहीं कर रहा है, आरआई काम नहीं कर रहा है, नामांतरण नहीं हो रहा है, साहब बंटवारा नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड में दिक्कत है और लोग लगा रहे हैं चक्कर पे चक्कर, उसको समाप्त करने के लिए हम लोगों ने, मैंने जो एक प्रयास किया, जो मेरे पास 14 तहसीलदार नायब तहसीलदार हैं ज़िले में, हमने ये तय किया कि हम प्रत्येक गुरुवार को इन 14 जगहों में, मतलब जो जो उनका क्षेत्र है, तो 14 गाँव में हमारा ऑफिसर जाता है, दिन भर वहाँ रहता है 5-6 घंटे। तो प्रत्येक तहसीलदार नायब तहसीलदार को 14 गांव अलॉट करते हैं, वो गुरुवार को वहाँ जाते हैं, दिन भर रहते हैं और राजस्व की जितनी समस्याएं होती हैं उनको ये निर्देश है कि आप उनका सॉल्यूशन वहीं करो। तो उससे काफ़ी, एक तो लोग भी, चूँकि अब तहसीलदार अगर ऑफिस में ही बैठा है, वो फील्ड में नहीं जा रहा है, तो फील्ड में जाने लगते हैं लोग, फील्ड वालों से उनका टच हो जाता है, उनकी क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती हैं और फिर उनमें मैं भी जाता हूँ, फिर 3-4 में फिर मैं जाता हूँ कि मैं भी देखता हूँ कि भाई वो सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उससे एक बहुत अच्छा हमको मिला है और हर गुरुवार को 14-14 करते हैं, तो काफ़ी हम लोग करीब मतलब 300 के लगभग गाँवों को हम लोग कवर कर चुके हैं, उनकी काफ़ी समस्याएं सॉल्व हुई हैं। स्थानीय स्तर पे जो सबसे बड़ी समस्या होती है। इसके बाद फिर हम लोगों ने एक और बहुत अच्छा नवाचार किया है, उसमें ये किया है कि जैसे यहाँ की एक गुलाना तहसील को राजस्व के हिसाब से आदर्श बनाने के लिए, जैसे मेरे कार्यालय में जैसे 4 डिप्टी कलेक्टर हैं हमारे पास और नायब तहसीलदार हैं, आरआई, पटवारी, तो गुलाना के जो 80 से ज़्यादा गांव हैं उनको 4 भागों में हमने बांटा, उन 22 गांव सभी में आते हैं और उनमें 2 महीने तक ये सारी राजस्व की समस्याओं का अभियान चलाया कि आप प्रत्येक गांव में जाएगा दल, वहाँ पूरा रिकॉर्ड देखेगा, आपका रिकॉर्ड में नाम गलत है, आपका खसरा में कुछ गलत लिखा है, जाति गलत लिख दी है, आप पता चला कि नाबालिग लिखा है आपके पास और आप 50 साल के हो गए, आज भी नाबालिग ही लिखा है, आप बालिग ही नहीं हो पा रहे हो, तो बालिग करना है, उसका बंधक है, बैंक से उन्होंने लिया है मान लीजिए लोन और बंधक हटाना है, तो ये है। फिर सार्वजनिक जितनी ज़मीनें हैं, चरनोई की भूमि है, शमशान की ज़मीन है, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, जाने का रास्ता ही नहीं है, वो आपको खुलवाना है। जितने सरकारी भवन बन गए हैं अभी पिछले 10-15 सालों में, काफ़ी सारे सरकारी भवन बन गए हैं, उन सारे भवनों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया है। जो भवन जीर्ण शीर्ण हो गए हैं उनको डिसमेंटल करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। तो जब ये पूरा अभियान हम लोगों ने चलाया तो पूरे तहसील के 4000 प्रकरणों को निपटाया। फौती नामांतरण जो 10-10, 15-15 साल पहले लोग, उनकी डेथ हो गई और उनके वारसान के नाम ही नहीं आए, वो पूरा अभियान चलाया 2 महीने। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता इसमें ये की कि जो इसका हमने पूरा कंपाइलेशन भी किया है, ये जैसे ये पूरा राजस्व, ये पूरा गुलाना तहसील का कि कैसे ये अभियान चला है, और इसमें पूरा दिया भी है, जैसे ये पूरा मतलब किसका क्या हुआ है, जैसे अजीज गहाँ धतूरिया, तो इनका ये प्रकरण है, ये बंटवारा है, ये नामांतरण है, ये जाति का सुधार है, मतलब ये पूरा काम है, ऑन रिकॉर्ड है। तो अब इसमें फिर हमने इसमें सबसे अच्छा ये किया कि इसमें हमने ये करा कि आप लोगों के माध्यम से, मतलब प्रेस के लोगों को, प्रेस के और एडवोकेट्स के और कॉलेज के स्टूडेंट्स के 16 दल बनाए, क्योंकि जैसे ये काम हमारे लोगों ने किया और मैं ही बोलूँगा कि ये काम मैंने किया तो उस पर विश्वास करने वाली उतनी बात नहीं है, हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूँ। तो एक थर्ड पार्टी असेसमेंट कराया इसमें, मतलब ये लोग गए 16 दल, जिसमें हर दल में जर्नलिस्ट लोग थे, एडवोकेट्स थे और कॉलेज के स्टूडेंट्स, और उन्होंने इसको वेरीफाई किया। उस आदमी के वहाँ गए, हर गांव में गए वो लोग, एक सैंपल गांव में गए और उन्होंने ये वेरीफाई किया कि ये सही में लोगों के काम हो गए हैं क्या। तो फिर उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि ये तो सही में हो गए, मतलब वो भी बहुत खुश हुए। और थर्ड पार्टी असेसमेंट, मतलब जो हमेशा सरकारी लोगों के बारे में लोग ज़्यादातर ये कि यार वो छुपाए रहते हैं, वो बताना नहीं चाहते, लेकिन इससे हमने आगे बढ़कर उनको बोला आप, ये हमारा काम है, आप इसको वेरीफाई करो, चेक करके देखो कि है कि नहीं। ये पहली बार एक कदम आगे चल के किया है, तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया। और ऐसा हम लोग, अब हमारा दूसरी तहसील ली है हम लोगों ने, एक पोलाय कला यहाँ की तहसील है, उस पर अभी 2 महीने हम लोग काम कर चुके हैं। अब उसको भी इसी तरह से पूरा उसका थर्ड पार्टी असेसमेंट कराएंगे और उस गांव की, मतलब उस तहसील की, मतलब मेजर समस्याएं हम लोग सॉल्व कर दी है।
जिनके लिए लोगों को कई चक्कर लगाने पड़ सकते थे। एसडीएम ऑफिस आना हाँ पड़ता है। बिल्कुल। तो ये प्रयोग बहुत अच्छा किया। फिर एक और जो नवाचार हम लोगों ने किया था कि जो 23 मार्च को शहीद भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव के उसके शहीद दिवस के अवसर पर हम लोगों ने पूरे ज़िले में 14 जगह हम लोगों ने एक राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, जिसमें हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1251 यूनिट, एक ही दिन में 1251 यूनिट ब्लड का कलेक्शन किया। मतलब इंडिया में हम लोग 4th नंबर पे थे। तो किया और फिर सारे जिलों को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब हमारे पड़ोसी जिलों को हमने इंदौर, देवास, सीहोर, राजगढ़ सबको 100-100, 150-150 यूनिट दे दिया। तो लोगों में एक जागरूकता भी आई, लोगों में लगा कि नहीं। और हम लोगों ने अपने आप को चैलेंज, जो आप कह रहे थे ना कि आपने कुछ सोचा होगा कि हमें क्या करना है, तो ये इसी तरह के एक्सपेरिमेंट हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हमारी जो संभावना है वो हमें पता चलती है कि नहीं अपन कर सकते हैं, अपने पास संसाधन है और लोग अच्छे काम में जुड़ते हैं, तो वो चीज़ हो गई। और इसके अलावा जो है हम लोग आगे भी इस तरह के, मतलब जनता के सहयोग से हम लोगों ने ट्रांसजेंडर्स पे भी काम किया है। जो जैसे भारत सरकार ने जो ट्रांसजेंडर्स के लिए एक पॉलिसी बनाई है, उसमें उन्होंने बोला है कि इनको अभी तक उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता था कि वो ट्रांसजेंडर हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ के ट्रांसजेंडर से संपर्क करके उनका आईडी कार्ड बनवा के सार्वजनिक रूप से उनको दिलवाया माननीय मंत्री जी से। स्वाभिमान और सम्मान बना। हाँ, उनका भी, वो भी समाज के वर्ग हैं, हिस्सा हैं, तो उनको दिया। उनके लिए हम लोगों ने अभी वैक्सीनेशन के लिए अलग से ड्राइव चलाई। उनके लिए उनका एक कब्रिस्तान नहीं था, उसके लिए एक ज़मीन अलॉट की। और फिर सबसे अच्छा एक और यूनिक इसमें किया है कि जो हमारे मतलब जो टॉयलेट्स बनते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स, ये काम शायद शाजापुर ज़िले में ही हुआ है। उसमें ये किया कि ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से टॉयलेट बनाया है, मतलब उस यूनिट में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से जगह दी है। तो कोशिश ये है कि मतलब सभी वर्गों के लोगों को इसका लाभ मिले। अभी हम लोगों ने वृद्धाश्रम भी शुरू किया है रेड क्रॉस के माध्यम से, जो वृद्ध लोग जिनकी देखभाल करने वाले लोग नहीं हैं। तो मेरा आशा ये है कि जिस भी वर्ग के लोगों की समस्याओं के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि शासन, जब कोई भी व्यक्ति कलेक्ट्रेट आता है या कलेक्टर के पास आता है, तो वो यही सोच कर आता है कि उसकी समस्या का निराकरण होगा, तो वो निराश ना हो। मतलब हम जो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, तो कोशिश करते हैं। ये हमारे साथ श्री दिनेश जैन साहब थे। हमारे दर्शकों को हम ये बता दें कि शायद देश का ये पहला जिला होगा और ये आने वाले समय में हो सकता है कि इस पर मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी गर्व करें कि अपने कार्यों का मूल्यांकन स्वयं जनता से करवाते हैं। नेता लोग तो हमने बहुत देखे थे कि वो कहते हैं कि वो जनता हमें वोट देके हमारे कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन कभी किसी कलेक्टर को ये नहीं देखा है कि वो ये अपना मूल्यांकन, अपने कार्यों का मूल्यांकन जनता से कराएं। कुछ और ऐसे नवाचार, जैसा कलेक्टर साहब ने बताया, इन्होंने किए हैं और वो ऐसे हैं जो मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। कभी पूरे देश में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसी कोई खबर नहीं पढ़ी है कि थर्ड जेंडर के लिए भी अलग से व्यवस्था कराई जाती हो। ये जो कर रहे हैं, ये हो सकता है कि एक मिसाल बने, और ये जो मिसाल बनेगी, इससे जो हमारे नए IAS IPS आते हैं, जो नए हमारे राज्य प्रशासनिक सेवा के लोग आते हैं, उनको सीखने का मौका मिलता है, काम करने का मौका मिलता है कि जब ऐसा श्री दिनेश जैन साहब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और आप जो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जनता को सरकारी सिस्टम में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की, जिले की ग्राम पंचायतों में अगर उन लोगों के साथ जोड़ के उनसे सीधा संवाद करके उनकी समस्याओं का समाधान वहीं करें। और सबसे बड़ी समस्या देश में अगर बदनामी किसी मामले को लेकर होती है तो राजस्व के मामलों में, और आपने विशेष अभियान चला रखा है, तो मुझे लगता है कि यह शाजापुर जिला बहुत सारे मामलों में दिनेश जैन साहब के कार्यों के चलते आने वाले समय में देश ही नहीं
विदेशों में भी इसका नाम लिया जाएगा कि ये काम जो किया है ये कहीं दूसरी जगह नहीं हो पाता जो आपने, और ये आपकी सकारात्मक सोच है। जनता के लिए पहले ये माना जाता था कि कलेक्टर का पद बहुत बड़ा पद होता है और कलेक्टर जनता से परे होते हैं। आपने जनता के बीच में जनता के साथ जोड़कर इस पद की गरिमा को और बढ़ा दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब। हमारे दर्शकों को और हमारे जो नए लोग हैं उनको कोई आप संदेश देना चाहें कम शब्दों में कि वो किस तरीके से, चूंकि आप जो काम कर रहे हैं ये प्रेरणा तो है लोगों के लिए, लेकिन मार्गदर्शिका भी बनेगी। आपने जो बताया है, आपने अपने सारे कागज जो काम किया है वो रिकॉर्ड में है आपके, तो आप हमारे दर्शकों को आखिरी में क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी एक तो आपका बहुत बहुत आभार जो आपने शाजापुर ज़िले को चुना और आपने दिखाया इस ज़िले के जो काम हो रहे हैं। मैं सभी लोगों को, जो आगे आने वाले, जो प्रशासनिक सेवाओं में आने वाले लोग हैं या जो इच्छुक हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि ये बड़ा चैलेंजिंग वो है। तो अगर आपको सच्ची में मतलब आप सेवा का भावना रखते हैं अपने दिल में और शासन की बड़ी बड़ी स्कीम्स को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और आप में वो कमिटमेंट है, तो आप ज़रूर इसमें मतलब आएँ। और इसमें काफ़ी काम करने के अवसर हैं और किसी भी फील्ड में आप, बस आपका कमिटमेंट एक होना चाहिए कि आप करना चाहते हैं। तो लोगों को जब आप सीधे राहत देते हैं तो बहुत सम्मान भी मिलता है और एक मन में अपने एक वो रहता है कि चलो हम किसी दूसरे के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो चैलेंजिंग तो है लेकिन अच्छा भी लगता है। आपको एक बड़ा मतलब मान सम्मान और इतना सब चीज़ मिलती है, तो उसके लिए आपका दायित्व है कि आप समाज को, देश को, अपने लोगों को वापस कर सकें। उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, तो आप बहुत अच्छे से इसमें काम करें, लोगों के लिए करें। और जितनी मेहनत और लगन से आप करेंगे उतना आपको लोग पहचानेंगे और आपके स्वयं की भी एक लीडरशिप क्वालिटीज़ और बाकी सब चीज़ें डेवलप होती हैं। तो अच्छे लोगों को प्रशासन में आना चाहिए और लोगों के लिए काम करना चाहिए। हमारे ही लोग हैं, हमारे ही देश के लोग हैं, सब एक जैसे नागरिक हैं, तो उसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि कोई, सब काम अलग अलग कर रहे हैं। बस कोई जिसको जो टास्क दिया है वो अपना काम अच्छे से करे। तो यही मेरा सभी लोगों से संदेश है आपके माध्यम से कि प्रशासन की छवि और शासन की छवि को अच्छा करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना चाहिए। ये थे हमारे साथ दिनेश जैन साहब। आपका जन सरोकार के साथ कोशिश है कि जिसके लिए हैं, जनता से चुने हुए, जनता के समाज से आए हुए और समाज के लिए काम कर रहे हैं, और यही कोशिश राष्ट्रहित का भाव पैदा हो। हम अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, और यह करके दिखाया है श्री दिनेश जैन साहब ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। और हमारी कोशिश सिर्फ इसको दिखाने की सिर्फ इसलिए है कि जनता प्रेरणा लेती है, और जनता के साथ साथ जो कल को तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, आईपीएस की, राज्य प्रशासनिक सेवा की, वो आप जैसे अधिकारियों से सीख ले सकें कि हम कैसे, अगर इस सेवा में जाएंगे तो हम कैसे काम करेंगे। हमारे साथ श्री दिनेश जैन साहब जुड़े। मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, साधना न्यूज़ के लिए, नमस्कार।